सर आप बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। जी अब आवाज ठीक आ रही है बेटा? यस सर, अभी आ रही है। चलें ठीक है। सर जी एक सवाल है। हाँ जी पूछें। सर जी ये बुक का कौन सा पेज नंबर है, ये भी तो बता देना साथ साथ। बुक का पेज नंबर तो आज मैंने नहीं देखा। किसी के पास बुक ओपन है तो ये देख के बताएं जरा। 67 67 पेज नंबर है बुक में। ओके वही टॉपिक है कि हमने ये देखना। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाँ जी यही वाला टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है कि हमने देखना है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी में कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है, कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। ठीक है ये चीज़ हमने देखनी है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, बेसिक 3 रूल्स हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं। ये देखिए ये फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 पे प्लस का चार्ज है। तो ये लोन पेयर जो है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। ये देखिए ये लोन पेयर इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज़ किया है। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसमें हमने ये देखना है कि ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, कौन सा स्ट्रक्चर दोनों में से ज़्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के हवाले से हम ये कहते हैं कि जो जिस स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड वो ज़्यादा स्टेबल। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। ठीक है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है बाकी ये CH2 इधर और CH3 इधर, इधर भी CH2 है, इधर भी CH3 है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रक्चर 2 के अंदर ज़्यादा हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चर 2 इज़ मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1। यानी जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होने से स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन, ये देखिए ना, ये यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी हीट रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है जब बॉन्ड फॉर्म होता है, जब बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है, यानी कि ये हीट रिलीज करके बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी कम होगी, यानी ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। नंबर 1 रूल। सेकेंड रूल में देखते हैं। देखिए जी ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इसमें ये लोन पेयर है, इसने अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया। क्यों? कॉन्जुगेशन हो सकती है ना, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है। तो मैंने आपको बताया था कि डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन तभी पॉसिबल है जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को कोई p ऑर्बिटल मिल जाए। तो यहाँ p ऑर्बिटल अवेलेबल है तो ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, इसलिए ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया कार्बन के ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज, और जो लोन पेयर था वो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया तो फिर नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, ये भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो याद रखिएगा
कि ऐसा स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। जिस पर चार्ज होते हैं वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो तो अट्रैक्ट करते हैं साथ वाले कोई भी आयन को या किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो उनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो इसलिए जो चार्जेस वाला स्ट्रक्चर होता है वो कम स्टेबल है, और जिस स्ट्रक्चर पर चार्ज नहीं होते यानी न्यूट्रल स्ट्रक्चर, वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर, न्यूट्रल स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है, इसलिए वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड स्ट्रक्चर। यहाँ तक समझ आया? यस सर, यस सर। सर इसको थोड़ा रिपीट कर दें, ये जो इसका है फार्मूला, दूसरा क्या बोलते हैं इक्वेशन को, ये वाली, दूसरी वाली। यस सर। हाँ ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इसमें नाइट्रोजन पर लॉन पेयर मौजूद है। तो मैंने बताया था कल कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेट हो सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो इसमें लॉन पेयर मौजूद है अल्टरनेट, तो इसलिए ये कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, मतलब ये डीलोकलाइजेशन दिखा सकता है। तो डीलोकलाइजेशन कैसे होगी कि ये जो लॉन पेयर है ये यहाँ पे आ जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्म में, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जैसे ये यहाँ पे ये देखें, ये डबल बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये एज अ नेगेटिव चार्ज। तो ये है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है। तो याद रखना है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत चार्ज वाली स्ट्रक्चर के। जिसमें चार्ज है वो अनस्टेबल और जिसमें चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल। सो पहला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है सेकंड स्ट्रक्चर से। क्लियर हो गया? यस सर। ओके जी। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, या वो कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हम इस नेगेटिव चार्ज को मूव करवाते हैं यहाँ, देखिए ये क्योंकि डबल बॉन्ड है फिर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो ये तो कॉन्जुगेशन हो सकती है, डीलोकलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। इसमें ये डबल बॉन्ड जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर, और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के दरमियान। ये देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ से कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया कार्बन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, रूल्स 1 बाय 1 लगाने हैं। पहला रूल क्या था? मोर कोवलेंट बॉन्ड्स मोर विल बी द स्टेबल स्ट्रक्चर। अब देखें जरा इस स्ट्रक्चर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करें, 1 2 और 3, ठीक है। मैं एक सिर्फ कार्बन कार्बन वाले और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तीन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, यहाँ भी वही कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और एक कार्बन हाइड्रोजन वाला भी है CH2, ये वाली भी है। तो मतलब ये कि दोनों में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इक्वल हैं। पहला रूल फेल हो जाता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो इक्वल है। सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होती है। देखें ज़रा इन दोनों में से न्यूट्रल है कोई भी नहीं है। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल तो ना हुआ, तो इसका मतलब न्यूट्रल भी नहीं है। सेकंड रूल भी इधर आके फेल हो जाता है। तो फिर इसके लिए आता है थर्ड रूल। वो कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मौजूद होगा तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। मैं रिपीट करता हूं कि अगर नेगेटिव चार्ज
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मौजूद होगा तो वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन? आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस का चार्ज आता है तो कार्बन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये सेकंड स्ट्रक्चर जो है ये कम स्टेबल होगा और पहला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, स्टेबिलिटी विल बी हाई। वाइस वर्सा, इसके अगर उल्ट कर दें कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा तो फिर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये रूल्स आपको समझ आ गए, तीनों रूल्स। पहला कि कोवलेंट आ बॉन्ड गया, ज्यादा मगर होंगे। बुक में 5-6 दिए हुए हैं। मैं करता हूँ, मैं बाकी भी करता हूँ, पहले ये 3 रूल्स करें जरा। ये रूल्स आपको क्लियर हो गए तीनों? यस पहला सर। रूल हमने पढ़ा Yes, sir. कि ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। सेकंड रूल हमने पढ़ा कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा बनिस्बत चार्ज्ड मॉलिक्यूल के। ठीक है, अगर चार्जेस मौजूद होंगे वो अनस्टेबल होगा, अगर न्यूट्रल होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर हमने तीसरा रूल पढ़ा कि अगर जहाँ पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट पूरे हों और दोनों स्पीशीज़ भी न्यूट्रल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं? थर्ड रूल हम ये देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज वो किस एटम पर मौजूद है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मौजूद होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल, अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो फिर वो कम स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। सो स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2। और फिर इसी का वाइस वर्सा भी हमने पढ़ लिया कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो फिर भी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको अगर नेगेटिव दे दो तो वो कहेगा हाँ चलो गुजारा हो गया मेरा, ठीक है मैं अब रह सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव दे देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तो वो कहेगा भाई मुझे पहले ही इलेक्ट्रॉन्स की भूख लगी हुई थी, आप मुझे ऊपर से और पॉजिटिव चार्ज पकड़ा रहे हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। अच्छा, अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस इसी के रूल्स के हवाले से, पहले यही 3 रूल्स हैं, इन्हीं के हवाले से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनको आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, ये 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए। स्ट्रक्चर नंबर 1 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दोनों तरफ ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। फिर सेकंड स्ट्रक्चर है, फिर थर्ड स्ट्रक्चर्स है। अब तीनों स्ट्रक्चर में पूछा गया है कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कि इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करें कि पहला स्ट्रक्चर स्टेबल है, दूसरा स्ट्रक्चर स्टेबल है सबसे ज़्यादा, या फिर तीसरा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो आप सबसे पहला रूल अप्लाई करेंगे ये वाला, मोर कोवलेंट बॉन्ड मोर विल बी स्टेबिलिटी। चलें अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, फर्स्ट में फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें काउंट करें कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4। पहले स्ट्रक्चर में 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और तीसरे स्ट्रक्चर में भी 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो पहले रूल के मुताबिक ये फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने देखना है कि दूसरे और तीसरे स्ट्रक्चर में से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो रूल्स अप्लाई करते हैं। पहला रूल, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स वो तो इक्वल है। दूसरा रूल कि न्यूट्रल स्पीशी हो तो ज़्यादा स्टेबल होगी, ये तो दोनों चार्जेस वाले हैं, ये तो दोनों न्यूट्रल नहीं है। फिर तीसरा रूल आ गया कि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बनेगा 1 इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 2 इज मोर स्टेबल देन 3। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट
ये मैंने ऑर्डर भी लिख दिया ऊपर, ये आ गया इसका ऑर्डर, ठीक है। 1 इज मोर देन स्टेबल एंड 2 इज ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। ये 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हैं, 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो वही रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। अच्छा, वही रूल्स आपने अप्लाई करने हैं यहाँ पर। इन सब स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करेंगे। पहले नंबर पे पहला रूल, कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें 1 2 3 4 और 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं पहले स्ट्रक्चर में। सेकंड स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो इसका मतलब है कि पहला स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में अब मुकाबला होगा। देखते हैं फाइनल कौन जीतता है। पहला स्ट्रक्चर, इसमें 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, सेकंड में भी 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इसको, इसमें पहला रूल के ज़रिए तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टेबल कौन होगा। सेकंड रूल कि न्यूट्रल स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होती है बनिस्बत चार्ज वाली स्पीशी के। तो उसका मतलब पहला स्ट्रक्चर जीत गया, इसने मुकाबला जीत लिया, ये पहला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, दूसरे से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब देखते हैं कि तीसरे और चौथे में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड में देखते हैं, ये देखें, जो तीसरा रूल हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मौजूद है तो वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ जी। सो इसमें हम देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड, जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ओके, मैंने बताया था कि अगर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव लगा देंगे तो वो बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होगी। वो पहले ही इलेक्ट्रॉन का भूखा है, आप उसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं, वो तो बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन बनती है। तो इसलिए थर्ड इज़ मोर स्टेबल देन फोर्थ, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन, ये देखें, स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं 1 2 3 और 4, चारों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है और इसमें हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। पहला जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH2 के साथ है। इसी तरह यहाँ पे CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। सब स्ट्रक्चर्स मौजूद है। अब हमने रूल्स अप्लाई करने हैं और देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। पहला रूल, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ये जीत गया, 1 2 3 4, ये भी, अब ये दोनों का मुकाबला होगा और इसमें 3 है, ये तो दोनों फेल हो गए। अब इन दोनों का मुकाबला है, हमने देखना है कि फाइनल कौन जीतता है, 1 और 3। इसमें भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 4 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 4 हैं। तो अब देखते हैं सेकंड रूल ये था कि न्यूट्रल स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होती है। ये तो न्यूट्रल नहीं है, इसमें चार्जेस मौजूद है, ये भी न्यूट्रल नहीं है, इसमें भी चार्जेस मौजूद हैं। फिर थर्ड रूल कहता है अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मौजूद होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा बनिस्बत उस स्ट्रक्चर के जिसमें नेगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मौजूद है। तो इसके मुताबिक, थर्ड रूल के मुताबिक, नंबर 1 स्ट्रक्चर ने ये मुकाबला जीत लिया, ये पहले नंबर पे आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 3, ये, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकंड और फोर्थ, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड और फोर्थ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स सेम है, न्यूट्रल स्पीशी कोई नहीं है, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है और इधर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है। तो उसका मतलब
नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका मतलब सेकंड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। सेकंड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। ये भी क्लियर हो गया? जी क्लास। यस सर। सर नहीं हुआ ये वाला। इतना नहीं हुआ? ओके, मैं इसी को दोबारा कर देता हूँ। सर इसमें एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर ये जो थर्ड है हमारे पास है स्ट्रक्चर, हाँ इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये जी। स्टेबल क्यों है सेकंड से? ये सेकंड, हमने पहला रूल मैंने बताया ना कि जो रूल्स हैं उनको 1 बाय 1 अप्लाई करना है। बेशक इसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, बेशक है, यस सर। मानते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज्यादा हैं, इसलिए 3 इज मोर स्टेबल देन सेकंड। यस सर, मतलब ये होगा कि एक स्ट्रक्चर पे एक ही मतलब एक बारी में एक ही रूल अप्लाई हो सकता है। हाँ, और रूल्स 1 बाय 1 अप्लाई करने हैं। देखें इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन पहला रूल जो फर्स्ट रूल है प्रायोरिटी, उसको देनी है। उसने कहा था प्रायोरिटी उसको देनी है कि अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा हैं तो अगले सारे रूल छोड़ दो अगले रूल्स, बस पहले रूल को पकड़ लो। कि पहला रूल कहता है कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा हैं, तो बस हमने यही देखना था कि कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ओके सर। हाँ, प्रायोरिटी देनी है, रूल्स को प्रायोरिटी देनी है। जैसे जैसे रूल्स लिखे हुए हैं उनको उसी तरह प्रायोरिटी देनी है। पहले रूल को पहले प्रेफर करेंगे, फिर सेकंड रूल को सेकंड नंबर पे हमने प्रेफर करना है, इस तरह से देखना है। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। ओके, नंबर 4th क्वेश्चन। ये 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं 1 2 3। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। आपको 2 स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं, 3 दे दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि इन तीनों में से बताएं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो आप कहते हैं पहले वाला ज्यादा स्टेबल है। हाँ, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ओह सॉरी, पहले पहले क्या करते हैं सबसे पहले? नहीं, नेगेटिव चार्ज। नो नो नो, सबसे नेगेटिव पहला चार्ज है रूल 3 बॉन्ड कोवलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बॉन्ड्स काउंट करने हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करने हैं, सबसे पहला रूल। ठीक है, पहला रूल्स इसी तरह से फॉलो करने हैं। जो पहला रूल है यस वो कहता है कोवलेंट बॉन्ड देखें, 1 यस 2 और 3। इसमें कितने? इसमें 2 हैं। इसमें कितने? 1 2 और 3। अब मुकाबला है 1 और 3 के दरमियान, क्योंकि ये तो यस निकल गया, ये तो निकल गया बाहर। 1 और 3 के दरमियान तो हमने पढ़ा है कि न्यूट्रल स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होती है। सो 1 यस इज मोर स्टेबल देन थर्ड, और फिर लास्ट पे फिर 2 आ जाएगा, 2 लास्ट पे आ गया। ठीक है, अब देख लें इधर कि ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है हालांकि, और इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम फिर भी कह रहे हैं कि थर्ड ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेफर कोवलेंट बॉन्ड्स यानी कि पहले रूल को करना है। कि पहला रूल कहता है कोवलेंट बॉन्ड जिसमें ज़्यादा, बस अगली बात आप छोड़ दें कि उसमें पॉजिटिव चार्ज था, उसमें नेगेटिव चार्ज उधर था, वो बातें छोड़ दें। कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा हो गए, बस ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये 3 पहले आ गया। ओके, नेक्स्ट ये आ गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड NH3 है, और ये आ गया C पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर NH, और ये अब अपने देखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, नंबर 1 या 2। पहला रूल कोवलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 1 2 3 बराबर हैं। सेकंड रूल न्यूट्रल स्पीशी, ये तो कोई नहीं है न्यूट्रल स्पीशी, इधर दोनों पॉजिटिव हैं, इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, वो भी रूल गया। अब अगला रूल आ गया, थर्ड रूल कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सर। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मौजूद होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, तो फिर मैंने पॉजिटिव यहाँ को तो भी पॉजिटिव है। वाइस वर्सा बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा तो वो बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन है।
कि वो तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो कहते हैं मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप उसके ऊपर और पॉजिटिव लगा देते हैं, वो तो बहुत ही अनस्टेबल बन जाती है कंडीशन। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें इस स्ट्रक्चर पर नाइट्रोजन यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। इस बात की समझ आई? किसी को नहीं आई तो पूछ लें। सर जी आ गई है। बात यस सर, आ गई है। बता सकता हूँ हाँ, कि जो पॉजिटिव चार्ज है, सर जी, ये है कि इधर ना ये होगा कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो तो स्टेबल और अनस्टेबल, अगर नेगेटिव होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो वो हाँ। ज्यादा स्टेबल होगा, जी जी, और अगर पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा दूसरे से। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, सो इसमें पॉजिटिव आ गया है इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन हो गई है, इसलिए 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1। लेकिन बट इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने कल एक रूल पढ़ा था जिसमें लिविस स्ट्रक्चर यानी कि पहला रूल हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस के लिए ज़रूरी है कि तमाम एटम्स लिविस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें। लिविस स्ट्रक्चर क्या कहते थे कि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना ले तो बस अब वो 5वां बॉन्ड नहीं बना सकती। ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज रहती है, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाती। तो इसमें तो नाइट्रोजन में 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये देखें, ये 3 हाइड्रोजन के साथ हैं और ये 2 डबल बॉन्ड के साथ हैं, तो ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही नहीं है। 2 डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। ये कल हमने रूल पढ़ा था, फर्स्ट रूल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकती है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स विद पॉजिटिव चार्ज। तो इन रूल्स का भी आपने ध्यान रखना है। जी अब पूछें। सर जी ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें। हाँ ठीक है, मैंने कल एक रूल बताया था कि जितने भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें लिविस स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, आपको लिविस रूल फॉलो करना है। ऑल द स्ट्रक्चर्स मस्ट बी बोनाफाइड लिविस स्ट्रक्चर्स, जिसमें मैंने बताया था कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकती है विद पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन कभी भी 5वां बॉन्ड नहीं बनाती। अगर तो आप यहाँ 5वां 5 बॉन्ड बनवाए बना हुए के हैं। लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने कल रूल बताया था ना, ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये बताया था मैंने कल कि नाइट्रोजन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर द नाइट्रोजन कितने होने चाहिए? 4 विद पॉजिटिव चार्ज। ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ 4 बॉन्ड्स। ऐसा नहीं करना कि आपने उसको 5वां बॉन्ड बना दिया, ये गलत हो जाएगा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये नॉट अ लिविस स्ट्रक्चर। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो रूल्स हैं रेजोनेंस के, राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रूल्स, उनको भी आपने फुलफिल करना है कि हाइड्रोजन के लिए 1 बॉन्ड हो, ऐसा ना हो कि कभी हाइड्रोजन के लिए आपने 2 बॉन्ड्स बना दिए, वो भी गलत हो जाएगा। मैक्सिमम सिर्फ आप 1 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ 2 बना सकते हैं विद पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के साथ 3 बना सकते हैं विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, और नाइट्रोजन के साथ 4 विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे ही आपने 5 बॉन्ड बनाए तो बस ये गलत हो जाएगा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो हमारे पास हमने यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है,
ओके, सो ये जो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला, जिसमें हमने नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दिए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और 2 ये कार्बन के साथ, ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया है, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक हो गया, अब समझ आ गया? जी क्लास? यस सर, आ सर आ गया। गया। सर समझ आ गई है। यस सर, आ गई। शाबाश। ओके, नेक्स्ट रूल इज 5। वो कहता है जी लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आपने बताना है। ये 4 स्ट्रक्चर उसने दिए हैं, ये देखिए ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं A, B, C और D। वो कहता है इसमें से सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर आप बताएं कौन सा होगा, सबसे कम स्टेबल। तो सबसे वही आपने काउंटिंग वहीं से करनी है। पहला रूल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। बी वाला, कौन सा? बी वाला। हाँ वो। अब आप उसमें लीस्ट स्टेबल देखना चाहते हैं कि सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा। तो मैं अभी जो रूल बताया है ना कि नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकती। तो इसमें देखें कहीं नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रही है स्ट्रक्चर सी के अंदर, ये देखिए 1 जैसे 2 बना रही 3 स्ट्रक्चर सी के अंदर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रही है। इसका मतलब ये बहुत ही कम स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकती। इट इज द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, सी इज द लीस्ट स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाती। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, अगर 2 चार्ज स्पीशीज आ जाती हैं, ये 2 चार्ज स्पीशीज देखें, ये देखें ये 2 चार्ज स्पीशीज हैं, मैं इनको नाम देता हूँ ए और ए। ये ए जो है एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि 3 एटम्स हैं और तीनों एटम्स पर चार्जेस मौजूद हैं। आपने बताना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो आप रूल्स अप्लाई करेंगे। पहला रूल कोवलेंट बॉन्ड्स, इसमें भी 2 कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें भी 2 कोवलेंट बॉन्ड है, फेल हो गया। सेकंड रूल न्यूट्रल स्पीशी, इसमें न्यूट्रल कोई नहीं है, न्यूट्रल नहीं है इसमें से। उसके बाद थर्ड रूल कि आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें तो सर ए वाला ठीक, पहले वाला। सबसे ये तो सब सेम स्ट्रक्चर है। अब क्या करेंगे? अब आप कैसे कहेंगे कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कैसे कह सकते हैं? ये तो सारे सेम हैं। तो थर्ड रूल भी फेल हो गया, थर्ड रूल भी फेल हो गया। इसमें कोई रूल नहीं लग रहा। हमने जो 3 रूल पढ़े थे वो तीनों इसमें अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड भी इक्वल है, न्यूट्रल स्पीशी भी कोई नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी नहीं पता चल रहा। तो जब इस कंडीशन में फंस जाओ तो हम ये कहते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस, जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इन दोनों को बहुत दूर होना चाहिए एक दूसरे से, मस्ट बी सेपरेटेड फॉर अपार्ट। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस करीब हैं एक दूसरे के करेंगे तो अनस्टेबिलिटी होगी, अनस्टेबिलिटी होगी। तो ये देखें, ये देखें, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव साइन फिर माइनस फिर प्लस, यानी कि लाइक चार्जेस बहुत दूर चले गए हैं। तो जब लाइक चार्जेस दूर दूर होंगे तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ये यस सर, आ गई है समझ। और जब इसी तरह इसका वाइस वर्सा भी देख लें, 2 अनलाइक चार्जेस, जो 2 अनलाइक चार्जेस हैं वो जितने क्लोज होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अनलाइक चार्जेस जितने करीब होंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कहता है यार ये लो, क्यों टेंशन लेते हो, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, टेंशन नहीं लेनी। ये साथ वाला ये कहता है यार मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको भी दे देगा, ये तो तुम भी ले लो। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव यानी अनलाइक चार्जेस करीब करीब होंगे तो वो स्टेबिलिटी उनको प्रोवाइड कर सकेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और जब लाइक चार्जेस करीब होते हैं तो फिर वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपल रूल है। अब इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये आ गया, ऑप्शन दिए गए A B C D।
आपको कहा जाता है जी बताएं कौन सा ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, वही सबसे पहले आप कोवलेंट बॉन्ड वाला ये याद रखना, रूल्स 1 बाय 1 अप्लाई करने हैं, 1 बाय 1। पहले नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स अगर आप काउंट करेंगे तो सबके सेम नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, स्ट्रक्चर सी के अंदर सबसे कम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, क्योंकि मैं इसमें एक बॉन्ड बनाना भूल गया हूँ, ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड आना था, ठीक है। तो ये क्योंकि बी वाला स्टेबल होगा। हाँ अब इसमें सेकंड हम देखेंगे, सेकंड चीज़ देखनी है हमने, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मौजूद होना चाहिए, मैंने जो ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर वो यहाँ से गलत हो गया। चले आपको मैं वैसे बताता हूँ कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सब में इक्वल हैं, फर्ज कर लें चारों स्ट्रक्चर्स में कोवलेंट बॉन्ड इक्वल हैं। फिर आप सेकंड रूल पे आते हैं कि न्यूट्रल स्पीशीज है कोई नहीं, तो फिर वो रूल भी खत्म। थर्ड रूल क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए। देखें ऑक्सीजन पर है, हाँ बिल्कुल है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो फिर ये तो सारे स्ट्रक्चर्स इस हवाले से भी इक्वल है। फोर्थ रूल ये जो अभी हमने पढ़ा ये वाला कि दो चार्ज स्पीशीज, दो लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड फार अपार्ट, दूर दूर होने चाहिए। देखें चार्जेस देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव करीब करीब है, ये पॉजिटिव नेगेटिव करीब है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव करीब है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये फंस गया, ये देखें प्लस प्लस, ये सामने सामने आ गए। तो जैसे ही दो लाइक चार्जेस सामने सामने आ गए, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी आ गई, ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ए सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। दो लाइक चार्जेस सामने आ जाते हैं तो वो अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है जी, ये वाला स्ट्रक्चर 1 मैंने बनाया जी, CH3 पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, और फिर CH3 डबल बॉन्ड और फिर प्लस का चार्ज है। हाँ जी, रूल्स अप्लाई करें 1 बाय 1। पहला रूल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल है। सेकंड रूल न्यूट्रल स्पीशी कोई नहीं है। थर्ड रूल के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इधर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो रूल भी खत्म हो गया। फोर्थ रूल अभी हमने पीछे पढ़ा है कि दो लाइक चार्जेस करीब होने चाहिए, दो लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए। इधर तो एक ही चार्ज है, दूसरा चार्ज ही कोई नहीं है, एक ही चार्ज है, दूसरा चार्ज ही कोई नहीं है। अब क्या देखेंगे उसमें से? तो अब बताएं कि स्ट्रक्चर 1 स्टेबल है या 2? तो हम फिर देखते हैं कि इसमें एक और चीज़ सामने आ रही है। ये देखें, ये CH3 ग्रुप है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के करीब है डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के करीब CH3 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के करीब है डबल बॉन्ड। हमने पीछे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट कहता है अगर डबल बॉन्ड कहीं पे प्रेजेंट है तो वो साथ वाले ग्रुप्स में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, खींचता है। इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है आई नेगेटिव ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस पॉजिटिव के करीब है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उस बेचारे के ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, ये फिर डबल बॉन्ड और मजीद खींचेगा इलेक्ट्रॉन, उसको तो पकड़ के और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ये यानी कि और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। अब CH3 देखते हैं ये क्या करता है। ये CH3 है। CH3 इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो CH3 कहता है यार टेंशन ना लो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं तुम्हें देता हूँ।
जी आवाज नहीं आ रही। CH3 इस पॉजिटिव चार्ज को कम करता है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। CH3 इज इलेक्ट्रॉन सर जी डोनेटिंग ऐसा ग्रुप। करें, इसको दोबारा दोबारा समझा दें, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ओके, हाँ जी, मैंने ये बताया कि जब आप देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के करीब है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है। तो ये पहले पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें तो और पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, चार्ज और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जैसे चार्ज बढ़ेगा तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा पूरा मॉलिक्यूल। अब इसमें देखें, ये CH3 है, पॉजिटिव चार्ज के करीब है। ये CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर लेके जाता है, मॉलिक्यूल में भेजता है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, CH3 कहता है टेंशन ना लो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन सेंड करता है, डोनेट करता है। ये देखें, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसका मतलब है स्ट्रक्चर 1 स्टेबल स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर 2 कम स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास मेसोमेरिक इफेक्ट है, और ये कुछ रूल्स यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं, डॉक्टर जमशेद साहब की बुक से भी हैं। सारे रूल्स वही हैं जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज इज मोर स्टेबल देन विद चार्ज। ठीक है, लेस चार्ज सेपरेशन, अगर चार्ज सेपरेशन कम हो रही है तो वो ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगी। ठीक है, और उसमें अगर चार्ज यानी कि अनलाइक चार्जेस, ये देखें अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस अगर दूर चले गए हैं तो बेचारा ये परेशान हो जाएगा कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मैंने इलेक्ट्रॉन्स लेने थे और वो नेगेटिव दूर चला गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं डोनेट कर सकता, काफ़ी दूर चले गए ना। यहाँ ये करीब है, जहाँ ये करीब होते हैं इसको कहते हैं मुझे पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कहते हैं टेंशन ना लो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें देता हूँ। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है, तो फिर ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने समझाया। इसी तरह मैंने बताया कि स्ट्रक्चर विद लाइक चार्जेस, जब लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पर होते हैं, यानी लाइक चार्जेस साथ साथ होते हैं, तो वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, हाईली अनफेवरेबल, हाईली अनस्टेबल। ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होगी। जैसे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। इसमें कार्बन पे नेगेटिव आ गया है तो इसमें कम स्टेबल होगा ये। ठीक है, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करते हैं। देखें, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन पर, और कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये नेगेटिव, ये देखें ये C, ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव आ गया, यानी प्लस का साइन इधर आ गया, नेगेटिव का साइन इधर आ गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्वल हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी इक्वल हैं, और दूसरे जो आपके पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी इक्वल हैं, न्यूट्रल स्पीशी भी कोई नहीं है, और अनलाइक चार्जेस का फासला भी एक जितना ही है, सारी कंडीशन यहाँ पे सेम है। तो हम ये कहते हैं कि A और B इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी में। क्लियर हो गए रूल्स, कंट्रीब्यूशन क्लियर हो गए? यस सर। ओके, यस सर। चलो ठीक है, अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक, हमने इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, ये कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट है। ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस के हवाले से। हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा कि डीलोकलाइजेशन क्या होती है, हमने सेकंड कॉन्सेप्ट देखा रेजोनेंस का कि रेजोनेंस के रूल्स क्या हैं, और ये है थर्ड कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसमें ये कॉन्जुगेशन की बेस है, मतलब आप जो कॉन्जुगेशन करवाते हैं उसी में मेसोमेरिक इफेक्ट भी आ जाता है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है एक मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे है लोन पेयर। मैंने बताया था
कि कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकती है अगर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद हों। तो इनमें सारे सबके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास लोन, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ये लोन पेयर इधर सेंड करेगा, इसमें डबल बॉन्ड है, ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये रेजोनेंस पॉसिबल है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, कौन करवा रहा है रेजोनेंस? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, यानी ऑक्सीजन करवा रहा है रेजोनेंस। ठीक है, और ऑक्सीजन कैसे करवा रहा है? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है, और रेजोनेंस शुरू करवा देता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑक्सीजन OH ग्रुप है, ये एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। किसके हवाले से? रेजोनेंस के हवाले से, थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, इसको मीजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो लोन पेयर्स मौजूद होते हैं या जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो पूरे एटम्स या मॉलिक्यूल की तरफ सेंड कर दिया जाता है। ये लोन पेयर है, ये पूरे मॉलिक्यूल की तरफ सेंड कर दिया गया है इधर, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये पूरा इफेक्ट शुरू हो गया पूरे मॉलिक्यूल में, वन टू ऑल। तो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहेंगे, इस इफेक्ट को। ठीक है, और ये रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, इसे हम मीजोमेरिक भी कह सकते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, और इसको हम +m के साथ शो करेंगे। यानी ऐसा ग्रुप, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, उसे हम +m के साथ शो करते हैं। ये देखें, एक और मॉलिक्यूल है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2N, और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ये जो पाई बॉन्ड पड़ा हुआ है, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है। ये कहता है मुझे वापस दो। जैसे ये वापस लेता है तो नाइट्रोजन कहता है मैंने तो बॉन्ड बनाना था, तो ऑक्सीजन कहता है तुम साथ वाले कार्बन से ले लो। तो जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ना, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं तो फिर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि पूरे मॉलिक्यूल में एक हलचल शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से उठकर आगे की तरफ मूव करने लग जाते हैं, ये आगे चलने लग गए हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसने करवाया? इलेक्ट्रॉन किसने विड्रॉ किए? ये नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप ने ये काम किया है। यानी एक नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, इसको ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है उसको हम -m के साथ शो करते हैं। तो मीजोमेरिक इफेक्ट दो तरह का हो सकता है। पहला, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चलाया जाता है कि आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, शाबाश शाबाश, चलते जाओ, चलते जाओ। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ किया जाता है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा गया है, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा गया है, ये किसने किया? ये नाइट्रो ग्रुप ने काम किया है। ठीक है, तो मेरे पास इसको -m से शो करते हैं। तो मेरे पास टोटल दो तरह के मीजोमेरिक इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स मौजूद हैं, एक +m यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, और दूसरे -m यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले। ठीक है, अच्छा, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें फ़र्क क्या है?
मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क छोटा सा है, छोटा सा फ़र्क है, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। ये डेफिनेशन देखें ज़रा मीजोमेरिक इफेक्ट की। एनी ग्रुप और एटम which donates or withdraw electron through resonance, ठीक है, any atom or group which donates and withdraw electron through resonance is called mesomeric effect, ठीक है, mesomeric effect। अब ये जो ग्रुप और एटम की बात की गई है, इसमें कार्बन ना हो तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक है, कार्बन नहीं होनी चाहिए तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। अगर कार्बन आ गई तो फिर वो रेजोनेंस इफेक्ट होगा, उसे मीजोमेरिक इफेक्ट। ये देखिए, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इससे एग्जांपल है कि अगर कार्बन टू कार्बन रेजोनेंस होती है तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। जैसे ये एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी रेजोनेंस तो हो सकती है ना। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल तो मौजूद है, तो इसमें तो रेजोनेंस हो सकती है। ये डबल बॉन्ड चलेगा आगे और ये डबल बॉन्ड चलेगा आगे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये मतलब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, इसमें कॉन्जुगेशन हो सकती है, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कहा जा सकता। मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए जरूरी है कि जो कॉन्जुगेशन हो रही है उसमें कार्बन टू कार्बन, सिर्फ कार्बन टू कार्बन की वजह से ना हो, उसमें कोई अदर ग्रुप मौजूद हो, जैसे OH हो गया, जैसे NH2 हो गया, जैसे NH3 हो गया, जैसे NO2 हो गया, क्लोरीन हो गया, अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा अगर होगा तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट है। अगर कार्बन टू कार्बन कॉन्जुगेशन हो रही है, उसमें कोई अदर ग्रुप है ही नहीं कार्बन के अलावा, तो फिर ये मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता, इसे रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे। ये रेजोनेंस इफेक्ट है, ये रेजोनेंस इफेक्ट भी है, ये कॉन्जुगेशन अपना मीजोमेरिक इफेक्ट भी है, लेकिन जो ये इफेक्ट है ये सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट है, इसे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कहेंगे। मीजोमेरिक वर्ड सिर्फ और सिर्फ दूसरे ग्रुप्स के लिए शो किया जाता है। ये OH ग्रुप हो गया, NO2 ग्रुप हो गया, क्लोरीन हो गया, कोई भी अदर देन कार्बन, ठीक है, कार्बन नहीं होनी चाहिए, नॉट शुड बी कार्बन, ठीक है, वो फिर मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। जैसे ही आप इधर कार्बन लगा देते हैं तो कार्बन में भी कॉन्जुगेशन तो हो सकती है, ये जैसे यहाँ पे हो रही है कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन हो रही है, लेकिन फिर ये मीजोमेरिक नहीं होगा, ये फिर सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। चलो शुक्र है, आज क्लियर हो गया है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। इसमें हमने लोन पे इफेक्ट पढ़ना है, इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। सर जी हाँ जी जी, पूछे, क्या पूछ रहे हैं? सर ये आज जो रेजोनेंस कांसेप्ट पढ़ा सर, उसके अंदर कॉनिकल फॉर्म थी, वो क्या थी हैं? सर? कैनोनिकल फॉर्म्स, ये पूछ रहे यस हैं? सर, यस सर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है? हाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही कैनोनिकल फॉर्म्स कहा जाता है। जी, और कोई क्वेश्चन? सर ये नोट्स शेयर कर दीजिएगा, पहले वाले भी नहीं किए थे आपने। अपलोड नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्या मसला था। ओके सर। मैं करता हूँ दोबारा ट्राई। सर रिकॉर्डिंग भी नहीं शो हो रही। रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखते हैं अभी, देख लेते हैं रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही। सर वो मोबाइल में नहीं होगी सर, सावन में हाँ मोबाइल में ये मसला है मेरे पास।
सर जो ऐप है उसका अपना मतलब आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? तो यस इसमें सर। ये देखें ये आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। ये ये देखिए मोबाइल पे रिकॉर्ड शो नहीं मौजूद होती है। सर। हाँ मोबाइल में शो नहीं होगी, ये मसला है। ठीक है, आपको क्यों लैपटॉप नहीं से होगी सर, बात करें। अब ये तो मुझे पता नहीं है क्यों नहीं सर होगी। चले पहले भी तो शो होती थी। वैसे वाला मोबाइल है। इसको फिर मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, चलें ओके जी क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।